जय हिंद साथियों। ये जो ज्योग्राफी की दूसरी क्लास है, इसमें हम देखेंगे भूगर्भिक संरचना को। ये एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है जिसको बच्चे पहली बार जो बच्चे पढ़ते हैं ना, उनके तो कुछ हल्ले पल्ले ही नहीं पड़ता है कि हो क्या रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, टॉपिक ही कॉम्प्लिकेटेड है तो थोड़ा सा रिवीजन तो करना पड़ेगा। तो एक बार रिवीजन को देख लेना है, बाकी बढ़िया आराम से इस टॉपिक को समझो, देखो। और जैसा आज समझाया जा रहा है ना, ऐसा पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा इससे आसान भाषा में। तो एक बार अच्छे से समझ ली चीज़ों को, तो फिर दोबारा से आपको इसको समझने की ज़रूरत नहीं है। बस जो फैक्ट बेस्ड चीज़ें हैं ना, उनको रिवीजन करते जाना है बार बार। उसके अलावा कुछ भी पढ़ने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो, कोई भी भूस्थल होता है ना, उसकी एक भूगर्भिक संरचना का निर्माण एक कालक्रम के अनुसार हुआ होता है। तो ऐसे ही भारत की जो भूगर्भिक संरचना है, उसका निर्माण भी लाखों वर्षों में हुआ है, लाखों वर्षों में हुआ है। किस प्रकार से हुआ है? देखो, पहले जो पृथ्वी है ना, उस पर तीन विशेष भाग हुआ करते थे। तो एक तो था पेंजिया, तो पूरे भूभाग को पेंजिया के नाम से जाना जाता था। और उसमें भी दो हिस्से थे, एक तो था अंगारा लैंड जिसे लॉरेसिया, और एक था गोंडवाना लैंड जिसे नीचे गोंडवाना लैंड था। तो देखो, आप मैप में देख पा रहे होगे, यहाँ पे ये जो आकृति है थोड़ी ब्लर दिख रही होगी, लेकिन समझो चीजों को। इस पूरे हिस्से को पेंजिया के नाम से जाना जाता था। इसमें भी दो हिस्से थे जो इससे टूट के अलग हुए। उसमें से एक था लॉरेसिया और एक था गोंडवाना लैंड। ये जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इनको विस्तार से समझेंगे कि किस सिद्धांत के अनुसार इन्हें पढ़ते हैं। क्या अभी हम भारत की भूगर्भिक संरचना को समझ रहे हैं, इसलिए हमें उस पर जाने की जरूरत नहीं है। अब बस ये समझो कि भारत का निर्माण कैसे हुआ है। जो जिस भूस्थल पर अभी आप रह रहे हो ना, वो कहाँ से और किस प्रकार से बना है, और उनका जो भूगर्भिक संरचना है उसको समझना है कि है क्या वो पूरा। पेंजिया का जब विभाजन हुआ तो ऊपरी हिस्सा जो था, उत्तरी हिस्सा, वो लॉरेसिया था, अंगारा लैंड के नाम से जाना जाता है। और जो नीचे वाला हिस्सा था ना, उसको गोंडवाना लैंड के नाम से जानते थे। गोंडवाना लैंड और लॉरेसिया जो है पेंजिया से अलग हुए, टूटे। और ये जो बाजू में देख पा रहे हो आप, ये टेथिस सागर है। क्या है? टेथिस ओशियन है। ये वही टेथिस ओशियन है जहां पर आज अभी क्या है, हिमालय पर्वत खड़ा हुआ है। तो ये लाखों वर्षों का परिणाम है। इसके बाद जब चीजें आगे बढ़ी, तो इसके टूटने के बाद 135 मिलियन वर्ष पूर्व आज से लॉरेंसिया जो है खिसक के उत्तर की ओर गया। और जो गोंडवाना लैंड है, वह भी बीच से टूटा और खंड खंड होके बट के उत्तर की ओर जाने लगा। कहाँ? उत्तर की ओर, धीरे धीरे खिसकते हुए। तो ये आप देख पा रहे हो, ये जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये दक्षिणी अमेरिका बनेगा आगे चल के। ये जो हिस्सा है, ये दक्षिण अफ्रीका, मान लिए अफ्रीकी महाद्वीप बनेगा। ये जो हिस्सा जा रहा है ना, अपने इंडिया को कलर बदलना पड़ेगा। ये जो हिस्सा है ना, ये जाके टेथिस सागर को ढक देगा। वहां पर हिमालय पर्वत का निर्माण होगा और भारत के प्रायद्वीपीय हिस्से का निर्माण होगा। यहाँ पर, कहाँ पर? यहाँ पर जो है भारत के प्रायद्वीपीय हिस्से का निर्माण होगा। इसी से निकल के, यहीं से, इस हिस्से से जो ये नीचे दिख रहे हो आप, इससे ऑस्ट्रेलिया और मेडागास्कर का भी निर्माण होगा। फिर चीजें आगे बढ़ी और 65 मिलियन वर्ष पूर्व कुछ पृथ्वी की इस हिस्सों में बट गई, और इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो पृथ्वी फिर इस प्रकार से हो गई कि आप देख पा रहे हो, ये जो बीचों बीच है, ये है अफ्रीका। किसका हिस्सा है? तो ये वही है, पेंजिया है ना। और ये जो साउथ अमेरिका है, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ऑस्ट्रेलिया गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और ये जो ऊपर की ओर खिसकता हुआ जा रहा है, अभी 65 मिलियन वर्ष पूर्व में है, और ये अभी टेथिस सागर से बहुत दूरी पर है। खिसकता हुआ जाएगा और टेथिस सागर की जगह पर रुक जाएगा, और टकराव होगा कहाँ? उत्तरी प्लेट का और दक्षिणी प्लेट का, ये जो है ना गोंडवाना लैंड वाली, इसका। और फिर होगा निर्माण किसका? हिमालय पर्वत का निर्माण होगा। तो वहां भारत की स्थलाकृतियां बनती है, प्रायद्वीपीय पठार जो है वो बनता है। तो ये खिसकता हुआ अभी जा रहा है ना, इसको देख रहे हो, यही है भारत, है ना। और ये यहाँ जाके लग जाएगा। जो उत्तरी हिस्सा था लॉरेसिया, अंगारलैंड जिसे कहते थे, उससे क्या क्या बना? तो उससे बना है नॉर्थ अमेरिका वाला हिस्सा, है ना, नॉर्थ अमेरिकी महाद्वीप बना, यूरोप बना, और एशिया का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वह भी किसका हिस्सा है? लॉरेसिया का हिस्सा है। अच्छा, भारत जो है, एक तो गोंडवाना लैंड का भी हिस्सा है और ऊपरी हिस्सा भी है उसमें, किसका? लॉरेसिया का। तो दोनों प्रकार की चट्टानें जो है देखने को मिलेंगी भारत में, अलग अलग टाइप की चट्टानें देखने को मिलेंगी। यही वजह है कि हमें बहुत सारी
चट्टानें जो है भारत में देखनी होती हैं। आर्कियन युग की, प्री कैम्ब्रियन युग की, अलग अलग समय की चट्टानें हम देखते हैं। फिर अभी वर्तमान समय में जो पृथ्वी के अलग अलग हिस्से हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। और ये किस प्रकार से हुआ है, ये जो प्लेट्स होती है ना, इनके खंडन के कारण ऐसा होता है। भविष्य में क्या और बदलाव होंगे? निश्चित रूप से होंगे, क्योंकि प्लेटों में उथल पुथल मची रहती है और ये बदलाव होते रहते हैं। दबाव पड़ता है प्लेटलेट्स पर तो क्या होता है, प्लेटें टूटती हैं, नई प्लेटें बनती हैं, बड़े बड़े पर्वत बनते हैं, टूटते हैं, ये सब होता रहता है। तो अभी वर्तमान में कुछ पृथ्वी के हिस्से ऐसे ही इस प्रकार से हैं। अब आप देखोगे यहाँ पर ये जो है ये भारत है, यहाँ पर है ना, ये यूरोपीय एशियन प्लेट्स है, और ये जो है अमेरिकन प्लेट्स है, ये अफ्रीकन प्लेट्स है, और ये दक्षिणी अफ्रीका, माफ कीजिए दक्षिणी अमेरिका है, ये अंटार्कटिका प्लेट है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो वर्तमान में भारत की स्थिति, विश्व की स्थिति कुछ इस प्रकार है जो अभी आप मैप में देख रहे हो। अब समझो आप चीजों को। समय के विभिन्न कालखंडों में गोंडवाना लैंड के विभाजन तथा उसके एक भाग के उत्तर में प्रवाह के कारण भारतीय भूगर्भिक संरचना का जो है विकास हुआ है। भारतीय भूगर्भिक संरचना को ऐतिहासिक कालक्रमों में अलग अलग समय में बांटा गया है। यहाँ पर आपको प्री कैम्ब्रियन आर्कियन संरचना से लेकर जो है धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, टरसरी सभी भूस्थलाकृतियां देखने को मिलेंगी। तो हम सीधे आते हैं, देख लेते हैं पेंजिया जो था उसके स्थल खंडों का विभाजन हुआ तो वो किस प्रकार से बटा। देखो जो अंगारा लैंड था, ऊपरी हिस्सा था लॉरेशिया, उससे बना यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड। यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड का निर्माण हुआ लॉरेशिया से। और जो गोंडवाना लैंड था, इससे बना प्रायद्वीप, भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और मेडागास्कर का निर्माण हुआ था गोंडवाना लैंड से। अब हम आते हैं भारत के भूगर्भिक संरचनाओं का समय माप, है ना। तो यहाँ पर देखो भारत के भूगर्भिक कालखंड जो है ना, इतिहास जो है उसका, उसको 3 भागों में बांटा गया है अलग अलग। एक तो गया है महाकल्प में, जैसे एरा कहते हैं, एक कल्प पीरियड, और एक है युग यानी कि इपोच, है ना, आधुनिक युग में मापा गया है। और कुछ जीवन की यहाँ पर घटनाएं दी हुई हैं। तो हम वहां से शुरू करते हैं जहां से शुरुआत हुई है। इसमें दिया हुआ है पीछे से जो अभी वर्तमान में चल रहा है ना, वहां से नवजीवन युग से दिया हुआ है, सेनोजोइक से। तो सेनोजोइक से हम शुरू नहीं करेंगे, हम चीजों को समझने के लिए शुरू करेंगे जहां से चीजों की शुरुआत हुई है। आज से 5 अरब से 13.7 अरब वर्ष पहले क्या हुआ, सूर्य की उत्पत्ति हुई, और ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी तभी से मानी जाती है। आज से 13.7 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानी जाती है। तो 12 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, और 5 अरब वर्ष पूर्व जो है सूर्य की उत्पत्ति मानी जाती है। पर धीरे धीरे समय बीता, और 4 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले जो है कई जोड़ों वाले जीव नीलहरित शैवाल हो गए, एक कोशिकीय जीवाणु हो गए, महाद्वीप महासागरों का निर्माण होना शुरू हुआ, और वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता थी। तो प्री कैम्ब्रियन युग में क्या थी, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता थी। तो यह भी चीजें एक अंडरस्टैंडिंग बनानी है चीजों को लेकर, कि अगर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है तो वह भी आपसे होना चाहिए, और फैक्ट बेस्ड आता है तो वह भी होना चाहिए। फिर समय बीता और पैलोजोइक युग आया, पुराजीव जिसे कहते हैं। 24.5 करोड़ वर्ष से 57.0 करोड़ वर्ष पहले की बात है। इसको अलग अलग युगों में बांटा गया है। इसमें जो है कैम्ब्रियन, सबसे पहले आप देखो कैम्ब्रियन 50.5 करोड़ से 57.0 करोड़ तक। स्थल पर कोई जीवन नहीं है इस समय, जल में बिना रीढ़ वाले जीव हैं। तो जो कैम्ब्रियन युग है ना, इस समय स्थल पर कोई जीवन नहीं है, लेकिन जल में है जीवन। तो कौन से जीव हैं जल में? बिना हड्डी वाले। किस समय? कैम्ब्रियन युग में। फिर आता है ओडोविएशन युग। ओडोविएशन युग, इस समय पहली मछली की बारे में बताया गया है कि पहली मछली जो उसकी उत्पत्ति हुई थी कब? ओडोविएशन युग में। और उसके बाद आता है प्रवालवदी सिलियन युग। इसमें स्थल पर जीव के प्रथम चिन्ह और पौधों की उत्पत्ति को बताया गया है इस समय। डोबोनियन में स्थल और जल पर रहने वाले जीवों की उत्पत्ति हुई। और कार्बोनिफेरस युग जो है ना, कार्बोनिफेरस युग, इसका समय है 28.6 करोड़ से 36.0 करोड़ वर्ष पहले। पहले रेंगने वाले जंतु, रीढ़ की हड्डी वाले पहले जीव की उत्पत्ति हुई। तो पहले रेंगने वाले जंतु की उत्पत्ति जो है
कार्बोनिफेरस युग में हुई थी। और रीढ़ की हड्डी वाले पहले जीव जंतुओं की भी खोज कब हुई? कार्बोनिफेरस युग में ही हुई थी। कार्बोनिफेरस युग में ही उत्पत्ति इनकी मानी जाती है। तो देखो, कार्बोनिफेरस युग में हमने देखा कि पहले रेंगने वाले जंतु कहाँ पर? स्थल पर। और क्रेम्बियन युग में हमने देखा कि कोई भी जंतु नहीं था स्थल पर, सिर्फ जलीय जंतु हुआ करते थे। फिर आता है पर्मियन। कौन सा? पर्मियन। पेलोजोइक के अंतर्गत रेंगने वाले जीवों की अधिकता जल स्थलचर पर। तो रेंगने वाले जीवों की जो है अधिकता थी पर्मियन युग में। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं मीसोजोइक पर, मध्यजीवी जिसको कहा जाता है, एरा है ये, युग है। 6.5 करोड़ से 24.5 करोड़ वर्ष पहले स्तनपायी। अब स्तनपायी आपको देखने को मिलेंगे, अभी स्तनधारी जीव नहीं मिल रहे थे, अब स्तनपायी जीव आपको देखने को मिलेंगे। इसमें क्रिटेशियस, जुरेसिक और ट्रियासिक युग को शामिल किया गया है। तो इसमें जो है मेंढक व समुद्री कछुओं की उत्पत्ति हुई। डायनासोर का युग है ये मीसोजोइक युग। जुरेसिक युग को डायनासोर का युग माना जाता है। और क्रिटेशियस युग जो है ना, इस समय डायनासोर का विलुप्त होना माना जाता है, कि डायनासोर जो है आज से 6.5 करोड़ से 14.4 करोड़ वर्ष पहले जो है डायनासोर विलुप्त हो गए थे। तो जुरासिक युग को डायनासोर का युग माना जाता है और क्रिटेशियस युग को डायनासोर के विलुप्त होने का युग माना जाता है। अब हम बात करते हैं नवजीवन की, सेनोजोइक की, जो वर्तमान में चल रहा है। अभी ये युग जो है सेनोजोइक युग चल रहा है। इसमें दो पीरियड है, एक तो है टर्सरी और एक आता है क्वाटरनरी। तो टर्सरी जो पीरियड है इसे अति नूतन और अल्प नूतन, अधिनूतन, आदि नूतन, पुरातन, बहुत सारे युगों में बांटा गया है। इसकी अलग अलग घटनाएं जैसे पुरानूतन जो है ना, पुरानूतन में छोटे स्तनपायी चूहे आदि की उत्पत्ति हुई। पहले तो हम आपको बता दें, इनकी जो एज है उसको याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इनके समय को याद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ महाकल्प जो एरा है ना, उसकी एज को आप याद रखिए। जैसे सेनोजोइक है तो इसका आज से 6.5 करोड़ वर्ष पहले, इसको आप याद रख सकते हो। खरगोश की उत्पत्ति हुई इसी समय नव सेनोजोइक में। वन मानुष की उत्पत्ति हुई। फूल, फल, पौधे, वृक्षों की उत्पत्ति हुई। और आरंभिक मनुष्यों के जो पूर्वज हैं उनकी भी उत्पत्ति इसी समय हुई थी। और जो नवजीवन यानी कि सेनोजोइक का दूसरा पार्ट है क्वाटरनरी, चतुर्थक, उसमें आधुनिक मानव, आदि मानव का जन्म हुआ, जिसे हेमोसेपियंस के नाम से जाना जाता है। ये थी कुछ घटनाएं भूगर्भिक काल की। तो इनका संबंध अभी हमारे भूगर्भिक से नहीं है, लेकिन ये घटनाएं हैं उस समय से चली आ रही हैं, तो इनको आप समझ पाए होंगे। एक बार और इनको देख लेना चीजों को, तो याद हो जाएंगे। भारत का भूगर्भिक इतिहास अपने आप में विशिष्ट है, क्योंकि यहाँ प्राचीनतम जीवाश्म रहित आग्नेय और कायांतर चट्टानों से लेकर नवीन जीवाश्म युक्त आवासीय चट्टानों से निर्मित संरचना का विकास हुआ है। देखो, भारत एक ऐसी भूगर्भिक संरचना है जहाँ सभी प्रकार की चट्टानें आपको देखने को मिलती हैं। एक और प्रायद्वीप भारत, जो प्राचीनतम स्थलखंड पेंजिया का भाग है, में आर्कियन काल की चट्टानें पाई जाती हैं। वहीं दूसरी ओर मैदानी भागों में चतुर्थक काल की चट्टानें भी मिलती हैं। तो क्वार्टरनरी काल की भी चट्टानें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं प्री कैम्बियन युग की। किसकी? प्री कैम्बियन काल की। इस समय जो चट्टानों का निर्माण हुआ उनको देखते हैं। प्री कैम्बियन युग की बात कर रहे हैं। और अभी प्री कैम्बियन युग के बारे में हमने यहाँ पर क्या देखा था? प्री कैम्बियन युग में कई जोड़ों वाले जीवों का विकास हुआ था, महासागरों का निर्माण हुआ था, महाद्वीपों का निर्माण हुआ था। ये जो चट्टानें हैं उस समय की हैं। इसमें कौन कौन सी चट्टानें आती हैं? आग्नेय चट्टानें, कायांतरित, धारवाड़, कुडप्पा और विंध्यानी, चार चट्टानें जो हैं ये प्री कैम्बियन युग की हैं। आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा और विंध्यन। आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा और विंध्यन जो है वो प्री कैम्बियन युग की चट्टानें हैं। आर्कियन चट्टानों को दो भागों में देखना होता है, आग्नेय और कायांतरित चट्टानें। आग्नेय और कायांतरित चट्टानें है ना। आग्नेय चट्टानें जो है दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र, वहीं कायांतरित चट्टानें जो है अरावली पर्वतीय क्षेत्र में, बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगी। धारवाड़ की जो चट्टानें हैं ये प्राचीन अवसादी चट्टानें हैं और जीवाश्म रहित हैं। कैसी हैं? जीवाश्म रहित हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टानों में चूना पत्थर से युक्त हैं, और जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं वो जीवाश्म युक्त हैं, अवसादी संरचना से बनी हुई हैं। तो अब हम इनको विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानों की। तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं।
देखो क्या हुआ, सबसे पहले उस समय आज से लाखों वर्ष पहले जो गर्म लावा था ना, गर्म पदार्थ था, उसका जब शीतलीकरण हुआ, जैसे लावा मैग्मा के रूपांतरण से जब उसका शीतलीकरण हुआ ना, तो आर्कियन संरचना का विकास हुआ, जो ग्रेनाइट और नीस चट्टान से निर्मित प्राचीनतम संरचना है। तो कहीं भी प्रश्न आ जाए कि आर्कियन चट्टानों का निर्माण किससे हुआ है, तो लावा और मैग्मा के ठंडा होने से हुआ है आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण। आर्कियन संरचना का विकास आधारभूत चट्टानों के रूप में होने के कारण प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश क्षेत्रों में यह नीचे की परतों में चले गए हैं। केवल दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र, बुंदेलखंड के पठार और अरावलीय पर्वतीय क्षेत्र में यह सतह पर नजर आते हैं। बाकी इनका इतिहास बहुत पुराना है, इसलिए कहाँ की ओर चले गए हैं, नीचे की ओर चले गए हैं। हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों की जड़ों में भी आर्कियन संरचना मिलती है। तो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है जो, उसके सबसे निचले हिस्से में जो है, सबसे नीचे भूगर्भ में आर्कियन क्रम की चट्टानें देखने को मिलती हैं। लेकिन हिमालय नहीं है आर्कियन क्रम की चट्टानों से बना हुआ, तो इस भ्रम में नहीं रहना है। आर्कियन क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। आर्कियन क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानें मुख्य रूप से कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार, दक्षिण पूर्व राजस्थान और बुंदेलखंड में पाई जाती हैं। जबकि देखो उत्तर मध्य प्रदेश से ऊपर के जो राज्य हैं ना, उनमें आपको कहीं देखने को नहीं मिल रही होगी। आग्नेय चट्टान से निर्मित संरचना होने के कारण आर्कियन चट्टानें धात्विक और अधात्विक खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण संरचना है। लेकिन जटिल संरचना होने के साथ गहराई में नीचे की परतों में चले जाने के कारण आर्थिक दृष्टि से इनका दोहन जो है अत्यधिक कठिन है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, इनमें खनिज संसाधन तो बहुत हैं, धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के खनिज संसाधन हैं, लेकिन ये संरचना की दृष्टि से नीचे चली गई हैं। और इनसे जो हमें आर्थिक लाभ लेना है अगर, तो इनका दोहन करना पड़ेगा, है ना। इनका खनन करना होता है, उत्खनन करना होता है, तो उसमें खर्चा ही इतना हो जाएगा जितना हमें प्रॉफिट नहीं होने वाला है। इसलिए इनका दोहन कैसा है, अत्यंत कठिन है, खर्चीला है। प्री कैम्बियन काल में अरावली पहाड़ियों का निर्माण मोड़दार पर्वतों के रूप में हुआ था। यह विश्व के सबसे प्राचीन बलित पर्वतों में से एक था। तो आर्कियन क्रम की चट्टानों में आपको जो याद रखना है, पहले तो यही याद रखना है कि लावा और मैग्मा के ठंडा होने से बनी है। दूसरा ये याद रखना है कि यह जो है भारत के दक्षिणी राज्यों में देखने को मिलती हैं। दूसरा, ये संरचना की दृष्टि से नीचे चली गई हैं, इनमें खनिज संसाधन बहुत हैं, लेकिन उन पर क्या है, दोहन करना उनका अत्यंत कठिन है। ये चीजें याद रखनी है। अब थोड़ा आप मैप को समझो। ये जो आप दक्षिण में देख पा रहे हो, ये वाली चट्टान, ये है ना, ये काली काली सी, ये गहरे कलर की, ये वाली, ये सब जो चट्टानें हैं ना, ये प्री कैम्बियन काल की हैं, इसमें ही आती हैं। आर्कियन चट्टानें, धारवाड़ चट्टानें, कोडप्पा चट्टानें, है ना, ये सब चट्टानें आती हैं। और ये जो आप ग्रीन कलर से देख पा रहे हो ना, तो अब ग्रीन कलर के लिए कलर बदलना पड़ेगा। तो ये जो ग्रीन कलर से देख पा रहे हो आप, ये चट्टानें, ये आग्नेय चट्टानें हैं। कौन सी हैं, आग्नेय चट्टानें हैं। और आग्नेय चट्टानें किसका हिस्सा हैं, आग्नेय चट्टानें आर्कियन युग की चट्टानों का ही हिस्सा हैं। आपको यहाँ पर हिमालय, कश्मीर और उत्तर पूर्व भारत में आपको अवसादी चट्टानें, टर्सरी चट्टानें देखने को मिलेंगी, है ना। और नूतन और प्लीस्टोसीन युग की चट्टानें आपको भारत के उत्तरी मैदानों में देखने को मिलेंगी, असम के मैदान में देखने को मिलेंगी, है ना। ये यहाँ पर दिल्ली और हिमाचल प्रदेश, पंजाब में आपको देखने को मिलेंगी, और गुजरात के कुछ हिस्से में देखने को मिलेंगी आपको नूतन और प्लीस्टोसीन युग की चट्टानें। साथ ही जो भारत के तटवर्ती मैदान है ना, उनमें भी आपको नूतन और प्लीस्टोसीन युग की चट्टानें देखने को मिलेंगी। तो आई होप कि आप एक दिमाग में माइंड मैप बना पाए होंगे। अब हम आते हैं धारवाड़ चट्टानों पर। आर्कियन संरचना में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन और अपरदन के द्वारा प्राप्त अवसादों के निक्षेपण से धारवाड़ संरचना का विकास हुआ है। तो क्या बोला जा रहा है कि जो आर्कियन चट्टानें थी ना, उन्हीं में जो अपरदन हुआ है ना, और उनके जो निक्षेपण हैं, उन्हीं से धारवाड़ चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो पहले आर्कियन क्रम की चट्टानें बनी, और उन्हीं से बनी है कौन सी, धारवाड़ क्रम की चट्टानें उनके बाद की हैं। ये सबसे प्राचीन अवसादी चट्टानें हैं, जीवाश्म रहित हैं।
कैसी हैं? जीवाश्म रहित कायांतरित अवसादी चट्टानें हैं। सबसे प्राचीन अवसादी चट्टानें माना जाता है धारवाड़ क्रम को। इनका जो नाम है, कर्नाटक में एक क्षेत्र है धारवाड़, उसके नाम पर इनका नामकरण किया गया है। इनका जो विकास है आपको देखने को मिलेगा छोटा नागपुर का पठार, मेघालय के शिलोंग रेंज में, अरावली पर्वतीय क्षेत्र में जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानें देखने को मिलेंगी। हिमालय की लद्दाख, जास्कर, गढ़वाल, कुमाऊं श्रेणी में भी कहीं कहीं आपको धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलेंगी। धात्विक और अधात्विक खनिजों की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। अवसादी चट्टानों से निर्मित संरचना होने के कारण आर्थिक दृष्टि से इनका दोहन भी आसान है। इनका दोहन कैसा है? आसान है। जबकि आर्कियन युग की जो चट्टानें हैं उनका दोहन कैसा है? कठिन है। और धारवाड़ क्रम की चट्टानों में कैसा है? आसान है। भारत के धात्विक खनिज संसाधन सबसे अधिक संरचना धारवाड़ संरचना में ही पाए जाते हैं। इनमें लोहे अयस्क हो गया, मैग्नीज हो गया, सोना, चांदी, डोलोमाइट, अभ्रक, तांबा आदि किसमें ही मिलते हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में सबसे अधिक मिलते हैं। तो धात्विक खनिज जो हैं वो भारत में सबसे अधिक कहाँ मिलते हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलते हैं। और धारवाड़ क्रम की चट्टानें आपको कहाँ मिलेंगी? छोटा नागपुर का पठार, इसलिए छोटा नागपुर के पठार को खनिजों का भंडार कहा जाता है। मेघालय के शिलोंग रेंज में, अरावली पर्वत श्रेणी में, इसलिए यहाँ पर जो है अधिकतर धात्विक खनिज पाए जाते हैं। अब आते हैं कोडप्पा क्रम की चट्टानों पे। देखो सबसे पहले आर्कियन युग की चट्टानें बनी है ना, उनमें टूट फूट हुई तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनी। धारवाड़ क्रम में भी टूट फूट हुई, उनकी अपर्दन और निक्षेपण से जो है कोडप्पा क्रम की चट्टानें जो है बनी थी। कोडप्पा क्रम की चट्टानें जिसमें चूना पत्थर का सर्वाधिक भंडार है। किसमें? कोडप्पा क्रम की चट्टानों में चूना पत्थर का सर्वाधिक भंडार है और इनमें जीवाश्म का अभाव होता है। क्या होता है? जीवाश्म का इनमें अभाव होता है। कोडप्पा संरचना का सर्वाधिक विकास आंध्र प्रदेश के कोडप्पा क्षेत्र में हुआ, इसलिए इनका नाम जो है कोडप्पा पड़ा। आंध्र प्रदेश में एक जगह है कोडप्पा, तो आंध्र प्रदेश के कोडप्पा ग्राम के नाम पर कोडप्पा क्रम की चट्टानों का नाम पड़ा है। और कर्नाटक का जो धारवाड़ है उसके नाम पर धारवाड़ क्रम की चट्टानों का नामकरण किया गया है। आंध्र प्रदेश में तो आपको मिलेंगे ही कोडप्पा क्रम की संरचना, वहीं इसके अलावा तमिलनाडु के सेबराय, जेवादी पर्वतीय क्षेत्र, कृष्णा घाटी, पापघानी, चेयार घाटी, अरावली पर्वतीय क्षेत्र एवं छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में भी कोडप्पा संरचना देखने को मिलेगी। तो आप सोच रहे होंगे वही संरचना आर्कियन में भी मिल रही थी, वही जगह, वही कोडप्पा में भी और वही धारवाड़ में भी। देखो एक दूसरे से ही तो निर्माण हो रहा है ना, तो वही मिलेंगी ना जहाँ पहले आर्कियन क्रम की चट्टानें थी, वही धारवाड़ क्रम की मिलेंगी। उसी के आसपास जो है समय बीतता जा रहा है और कोडप्पा क्रम की संरचनाएं बदलती जा रही हैं, तो वहीं पर मिलेंगी, इसलिए बार बार छोटा नागपुर पठार का नाम आ रहा है। धारवाड़ चट्टानों की अपेक्षा कोडप्पा चट्टानें आर्थिक दृष्टि से कम महत्वपूर्ण है। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें आर्थिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है, जबकि जो कोडप्पा क्रम की चट्टानें हैं वो कम महत्वपूर्ण है। इन चट्टानों में लोहा, मैग्नीज, तांबा, निकेल और रंगीन पत्थर प्राप्त होता है। तो कोडप्पा क्रम की चट्टानों में ये सब चीजें जो है प्राप्त होती हैं। संरचना बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, एस्बेस्टस और संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है, इनके लिए प्रसिद्ध है। लेकिन आर्थिक रूप से जितना महत्व धारवाड़ क्रम की चट्टानों का है उतना कोडप्पा क्रम की चट्टानों का नहीं है। अब कुछ विशेष तथ्य देख लेते हैं। भारत में पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं तो टर्सरी क्रम की अवसादी चट्टानों में। कहाँ मिलेंगे पेट्रोलियम पदार्थ? टर्सरी क्रम की अवसादी चट्टानों में देखने को मिलेंगी। वहीं गोंडवाना क्रम की चट्टानें प्रसिद्ध हैं। क्यों प्रसिद्ध हैं? तो गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं वो कोयले के लिए प्रसिद्ध हैं। सर्वाधिक कोयला कहाँ मिलेगा? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में सर्वाधिक कोयला मिलेगा। धारवाड़ क्रम की चट्टानें क्यों प्रसिद्ध हैं? तो ये धात्विक खनिजों के लिए प्रसिद्ध हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें सर्वाधिक आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण हैं, धात्विक खनिजों के लिए प्रसिद्ध हैं। दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है तो क्रेटेशियस काल में हुआ है। कब हुआ है दक्कन ट्रैप का निर्माण? क्रेटेशियस काल में हुआ है दक्कन ट्रैप का निर्माण। पृथ्वी पर सबसे व्यापक हिमयुग आया प्लीस्टोसीन काल में। गुंज मिंडेल, रिस और बुर्म, तो ये उन्होंने कहा है। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य अवस्थित भूसन्निधि कौन सी थी? तो टेथिस सागर थी। क्या थी? टेथिस सागर। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है, जल निक्षेपों से हुआ है विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण। देश की वर्तमान स्थलाकृति सुनिश्चित हुई है प्लीस्टोसीन युग में। कब हुई है? प्लीस्टोसीन युग में आकर भारत की वर्तमान स्थिति बनी हुई है।
अब हम बात करेंगे विंध्यन क्रम की चट्टानों की। कुडप्पा संरचना के अवसादीकरण और निक्षेपीकरण से विंध्यन संरचना का निर्माण हुआ है ना। तो विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं उनका निर्माण किससे हुआ है? कुडप्पा जो चट्टानें थी उनके अवसादीकरण और निक्षेपीकरण से हुआ है। तो पहले आर्कियन युग की चट्टानें, फिर धारवाड़ और फिर कुडप्पा, और फिर कुडप्पा के बाद आती हैं विंध्यन क्रम की चट्टानें। ये चट्टानें आपको देखने को मिलेंगी पूर्व में बिहार के सासाराम, रोहतास क्षेत्र से लेकर पश्चिम में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ क्षेत्र तक, और उत्तर में आगरा से लेकर दक्षिण में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद तक विंध्यन क्रम की चट्टानें मिलेंगी। विंध्याचल के आसपास का जो क्षेत्र होता है ना, उसमें पूरे में विंध्यन क्रम की चट्टानें मिलेंगी। आपको बिहार में भी, राजस्थान में भी मिलेंगी, आगरा उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश के होशंगाबाद तक आपको याद रखना है। विंध्यन संरचना भी अवसादी चट्टान से ही निर्मित है, जिसमें कहीं कहीं जीवाश्म के भी प्रमाण मिलते हैं। विंध्यन संरचना लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर चट्टान से निर्मित एक ऐसी संरचना है जिसमें धात्विक खनिज संसाधनों का अभाव रहता है। तो इसमें धात्विक खनिज नहीं मिलेंगे। भवन निर्माण के पदार्थों के भंडार की दृष्टि से इसका आर्थिक महत्व है। तो भवन निर्माण के संसाधन जो होते हैं ना, वो विंध्यन क्रम की चट्टानों में आसानी से मिल जाते हैं। सांची का स्पूत हो, लाल किला हो, सिकंदरा में अकबर का मकबरा, फतेहपुर सीकरी इत्यादि में के स्थापत्य इन्हीं पत्थरों से बने हुए हैं। विंध्यन क्रम के जो पत्थर हैं उनसे बने हुए हैं। पन्ना तथा गोलकुंडा की प्रसिद्ध हीरा की खानें विंध्यन क्रम की संरचना में ही पाई जाती हैं। तो पन्ना और गोलकुंडा की जो हीरा की खानें हैं वह भी विंध्यन क्रम की चट्टानों में ही पाई जाती हैं। तो प्री कैम्बियन युग की 4 प्रकार की चट्टानें हमने देखी प्री कैम्बियन युग में। अब हम आते हैं पैलियोजोइक युग में आते हैं। इसमें हमें गोंडवाना को देखना है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों को देखना है, जिसमें कोयला सबसे अधिक मिलता है। तो पैलियोजोइक युग में कैम्बियन से लेकर डेवोनियन युग का समय तक प्रायद्वीपीय भारत में संरचनात्मक विकास की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसी समय कार्बोनिफेरस पर्मियन युग में प्रायद्वीप भारत में गोंडवाना संरचना का विकास हुआ है। तो गोंडवाना संरचना की जो चट्टानें हैं उनका विकास कब हुआ है? कार्बोनिफेरस से पर्मियन युग में हुआ है। इस युग में भूसंचलन क्रिया के द्वारा धसाव की प्रक्रिया से संरचनात्मक बेसिन का निर्माण हुआ, जिसमें अवसादों के निक्षेपण द्वारा जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टान के रूप में गोंडवाना संरचना का विकास हुआ। यह बिटुमिनस कोयले के भंडार की दृष्टि से भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण संरचना है। तो बिटुमिनस कोयले की संरचना की दृष्टि से गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भारत का जो कुल कोयला भंडार है ना, 98% जो है इन्हीं संरचनाओं में पाया जाता है। तो कुल कोयले भंडार का 98% आपको गोंडवाना क्रम की चट्टानों में देखने को मिलेगा। गोंडवाना संरचना का संबंध दामोदर, महानदी, गोदावरी, सोन और नर्मदा नदी बेसिन से है। इसीलिए प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी क्षेत्र कोयला भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न है। यहाँ दामोदर नदी बेसिन में गोंडवाना संरचना का सर्वाधिक विकास हुआ है। तो महानदी, गोदावरी, दामोदर, सोन और नर्मदा नदी के मध्य में जो बेसिन है वहां पर गोंडवाना क्रम की चट्टानें सर्वाधिक देखने को मिलेंगी। इसीलिए जो है भारत के प्रायद्वीपीय पठार का जो पूर्वी हिस्सा है वहां पर कोयले की खदानें, कोयले के भंडार जो हैं अधिकतर देखने को मिलते हैं। यही कारण है कि मध्य प्रदेश के पूर्व में जो है कोयले के भंडारण हैं। तो पैलियोजोइक में गोंडवाना क्रम की चट्टानें याद रखनी है। उसके बाद मेसोजोइक आता है। मेसोजोइक में दक्कन ट्रैप की बात करते हैं। मेसोजोइक कल्प के क्रिटेशियस युग में शांत दरारी प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रियाओं के द्वारा बेसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना के रूप में दक्कन ट्रैप क्षेत्र का निर्माण हुआ। भारत में इस संरचना का मुख्यतः विकास महाराष्ट्र एवं मालवा क्षेत्र में हुआ है। किसका? दक्कन ट्रैप का। इसके अतिरिक्त इस संरचना का विकास गुजरात के काठियावाड़, प्रायद्वीप कर्नाटक के बेंगलुरु, मैसूर पठार, तमिलनाडु के कोयम्बटूर, मदुरई पठार, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के पठार और छोटा नागपुर के राजमहल पर्वतीय क्षेत्र में शामिल हैं दक्कन ट्रैप की पठानें। यहाँ पर बेसाल्टी चट्टानों के अपरदन एवं अपक्षयन से काली मृदा का सर्वाधिक विकास हुआ है। दक्कन ट्रैप भारत के खनिज संसाधनों से संपन्न क्षेत्रों में से एक है। तो दक्कन ट्रैप जो है भारत में खनिज संसाधनों की दृष्टि से क्या है, इसका बहुत महत्व है।
इसके बाद आता है सेनोजोइक काल, जिसका अर्थ होता है नवीन जीवन। जो अभी काल चल रहा है वो सेनोजोइक ही है, नवीन जीवन। सेनोजोइक का अर्थ होता है नवीन जीवन। इस काल के भी दो उपखंडों में बांटा गया है इसे। एक तो होता है टर्सरी और एक होता है क्वार्टरनरी। और इसमें भी क्वार्टरनरी जो है ना, इसको दो भागों में बांटा गया है, प्लीस्टोसीन और दूसरा है होलोसीन, जिसे हिमयुग के बाद का जाना जाता है होलोसीन को। प्लीस्टोसीन जो है ना, इस समय हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है प्लीस्टोसीन में। और हिमयुग के बाद जो होलोसीन आता है ना, इसमें भारत के उत्तरी मैदान एवं तटीय मैदानों का निर्माण हुआ है। तो देखो, सेनोजोइक महाकल्प के टर्सरी युग में भारतीय और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से उत्पन्न संपीड़न बल के द्वारा बलन की क्रिया से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। तो देखो क्या हुआ, सेनोजोइक महाकल्प के समय टर्सरी युग था जब, इस समय भारतीय और यूरेशियन प्लेट जो है इसकी टक्कर हुई। भारतीय प्लेट वही है गोंडवाना लैंड की जो उत्तर की ओर जा रही थी, और यूरेशियन प्लेट तो हम आपको एक बार मैप में दिखा देते हैं, है ना। यहाँ पर वापस से आते हैं। देखो ये जो है ना, यहाँ पर देखो, ये जो है ये है भारतीय प्लेट और ये है यूरेशियन प्लेट। इन दोनों की अभी जब टक्कर होगी ना, तो संपीड़न के कारण बलन से बलित पर्वत का निर्माण होगा। उसको कहा गया है हिमालय पर्वत। क्या कहा गया है? हिमालय पर्वत। तो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हिमालय पर्वत का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। इस प्रक्रिया के तहत सबसे पहले प्लायोसीन और इयोसीन काल के मध्य में टेथिस सागर का संकुचन हुआ, जिसे अंततः ITSG इंडस सांगपो स्ट्रक्चर जोन कहा जाता है ना, सचर जोन कहा जाता है। इंडस सांगपो सचर जोन के नाम से जाना जाता है। फिर ओलिगोसीन काल में बलन की प्रक्रिया में बृहद हिमालय की उत्पत्ति हुई, जबकि ओलिगोसीन के अंत में MCT मेन सेंट्रल ट्रस्ट है। क्या है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। मायोसीन काल में लघु हिमालय मध्य हिमालय की उत्पत्ति हुई, और इसके बीच में क्या है? जबकि इसके अंत में है MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट है। और इसके बाद प्लायोसीन के समय शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति कब हो रही है? सबसे लास्ट में हो रही है, मतलब सबसे नवीन होगी शिवालिक हिमालय, जो हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। प्लायोसीन के अंत में HFF हिमालयन फ्रोटोन फॉल्ट है, संरचना का विकास हुआ। यह एक ऐसी संरचना है जहां से भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट के नीचे निक्षेपण हो जाता है। तो भारतीय प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे क्षेपण हो जाता है, मतलब नीचे की ओर धंस जाती है, और वो उठा देती है किसको? यूरेशियन प्लेट को ऊपर की ओर उठा देती है। उससे वो निर्माण हुआ है किसका? हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। तो आप ये देख पा रहे होगे कि यहाँ पर ये तिब्बत का पठार है। उससे आप आगे बढ़ोगे तो हिमालय के सबसे पीछे साइड देखने को मिलेगा ट्रांस हिमालय, जो कि बर्फ से लगभग ढका रहता है वर्तमान में। ये है ट्रांस हिमालय यहाँ पर। और ट्रांस हिमालय के बाद जब आप आओगे ना दक्षिण की ओर, तो दक्षिण की ओर आपको मिलेगा इंडो सांगपो सचर जोन। क्या मिलेगा? इंडो सांगपो सचर जोन मिलेगा। इसके बाद निर्माण हुआ है बृहद हिमालय का, और बृहद हिमालय के बाद मिलेगा आपको MCT, और उसके बाद मिलेगा फिर मेन बाउंड्री फॉल्ट, और फिर मिलेगा HFF, फिर आता है उत्तरी मैदान का निर्माण होता है। इस प्रकार से ये जो है हिमालय की संरचना है। प्लीस्टोसीन युग के बाद हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से निकलने वाली जो नदियां हैं ना, जब प्लीस्टोसीन युग का समय बीता, उसके बाद हिमालय पर्वत से ना बहुत सारी नदियों का निर्माण हुआ, उत्पत्ति हुई, और वो उत्तर की ओर आई। भारत में कहाँ बहकर आई? भारत के दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर बहकर भारत की ओर आई। और भारत में जो एक गहरा गड्ढा था ना, उसको वो अपने जो निक्षेप हैं उनसे भरती गई, और उनसे बना है क्या? भारत में उत्तरी मैदान। तो ये आप जो देख रहे हो ना, भारत का उत्तरी मैदान, ये जो हिमालय पर्वत की नदियां हैं ना, उनके द्वारा लाए गए निक्षेपों से बना हुआ है। सेनोजोइक के चतुर्थ महाकल्प के अभिनव अत्यंत नूतन युग में ही विशाल मैदान के बांगर एवं खादर के रूप में विकास हुआ। झेलम, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों की वेदिकाओं का निर्माण भी इसी काल में हुआ था। तो चीजें बदलती रहती हैं, हजारों वर्षों लाखों वर्षों में ये जो है संरचनाओं का निर्माण टूटना बनना लगा रहता है। तो ये तो आगे भी चलते रहना है। अब हम कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लगा लेते हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे एग्जाम के लिए। हमारा जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो इनमें से कौन सी है? तो देखो, ये तो है
प्री कैम्बियन युग की, ये भी है और ये सबसे नई है, तो गोंडवाना क्रम इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं जिसका ये भाग था, तो ये गोंडवाना लैंड का भाग हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत कथन बताना है। तो भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, तो ये तो बिल्कुल सही है कि ये सही भी कथन है वहाँ, लेकिन हमें बताना है गलत कथन। हिमालय विश्व में सबसे नवीन बलित फोल्डेड पर्वतों को प्रदर्शित करता है, यह भी सही है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण, जो पश्चिमी समुद्र तट है इसका निर्माण नदियों के जमाव क्रिया से हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो पश्चिमी तटीय का निर्माण ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयला का बृहत्तम भंडार है, यह सही कथन है, तो डी भी सही है। इस प्रकार से हमारा जो आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर चौथा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो सूची 1 और सूची 2 को जो है हमें मिलाना है। दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप का सही आंसर क्या हो जाएगा, दक्कन ट्रैप जो है इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिटेशियस आदि नूतन, क्योंकि दक्कन ट्रैप का निर्माण कब हुआ है, क्रिटेशियस आदि नूतन समय में हुआ है। फिर जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट का निर्माण हुआ है उत्तर नूतन में, कब हुआ है, उत्तर नूतन में पश्चिमी घाट का। अरावली, अरावली तो पुरानी है ना, बहुत पुराना है अरावली, तो अरावली का प्री कैम्बियन कब है, प्री कैम्बियन। नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप, नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप का आंसर हो जाएगा अत्यंत नूतन, तो ये भी बहुत ज्यादा नई है, तो इसका आंसर हो जाएगा अत्यंत नूतन। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, तो सोनोजॉइक में हुआ है, कब हुआ है, सोनोजॉइक में हुआ है। लघु हिमालय स्थित है, लघु हिमालय स्थित है किसके मध्य में स्थित है लघु हिमालय, तो इसका आंसर हो जाएगा, लघु हिमालय की बात की जा रही है, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच स्थित है, या फिर शिवालिक और महान हिमालय के, तो शिवालिक और महान हिमालय के बीच में है लघु हिमालय। क्या है, लघु हिमालय जो है शिवालिक और महान हिमालय के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ, तो ये कब हुआ है, तो ये हुआ है क्रिटेशियस युग में हुआ है, कब हुआ है, क्रिटेशियस युग में हुआ है। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ है क्रिटेशियस युग में। भारत में उपबंध पुराचुंबकीय परिणामों के संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है, ऐसा क्यों है, उत्तर को किसकी ओर सरका है, उत्तर की ओर सरका है। अभी तो समझाया था उसको कि उत्तर की ओर भारतीय प्लेट खिसकती गई और ऊपर से यूरेशियाई प्लेट जो है उससे जाके टकरा गई, तो जो भारतीय प्लेट है वो नीचे की ओर धंस गई और उसने उठा दिया यूरेशियाई प्लेट को, तो वहीं पर जाके हिमालय का निर्माण हुआ है, तो उत्तर की ओर खिसकती गई। गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ, तो कब से हुआ प्रारंभ, तो जुरेसिक युग से जो है गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम जो है प्रारंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कोयला उत्पन्न करने वाला भौमिकीय समूह है, तो वो है गोंडवाना समूह। आप जानते हो गोंडवाना में 98% कोयला जो भंडारण है भारत का, वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही पाया जाता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप कि आपको चीज़ें बहुत शानदार तरीके से समझ में आई होंगी। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और देखो, आप जब वीडियो को लाइक करते हो ना, तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट ढूंढ के लाएं, है ना। तो इसलिए वीडियो को लाइक किया करो और कमेंट भी किया करो, बताया भी करो। आपको कोई भी क्वेरीज वगैरह हो, कुछ भी हो, तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मिलते हैं फिर, तब तक अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिएगा।